नमस्कार और सप्रेम जय भीम साथियों। मैं श्याम शिरसाट सोशल इंजीनियर नेटवर्क की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चैनल के जरिए हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूक नायक और बहिष्कृत भारत में लिखे लेखों को, मराठी लेखों का हिंदी में अनुवाद करके पढ़ रहे हैं और साथ ही आज के संदर्भ में इन लेखों की चर्चा कर रहे हैं। यह हमारा 11वां वीडियो है। पिछले 10वें वीडियो में हमने जो आर्टिकल पढ़ा था उसका नाम था इनका ब्राह्मण वर्ग होगा खास। तो उस आर्टिकल में हमने देखा कि किस तरह लोकमान्य तिलक और दादा साहब कापड़े जैसे ब्राह्मण कांग्रेसी नेता इंग्लैंड में जाकर वहाँ की जनता और सांसदों के सामने हिंदुस्तान के स्वराज्य की मांग की दरखास्त की थी। और साथ ही अभी आज इस आर्टिकल में, इस 11वें आर्टिकल में हम देखेंगे कि वो जो विजिट थी इंग्लैंड में, तो वहाँ जो उन्होंने ब्रिटिश के जो मजदूर पक्ष थे यानी लेबर पार्टी थी, तो उनके साथ उनकी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में आज ये बाबा साहब ने आर्टिकल लिखा है। तो हम अभी ये 11वां आर्टिकल पढ़ने के जा रहे हैं और 11वां जो आर्टिकल है उसका नाम है वैरानी की हो नेला अपला कैवारी। तो इसका मतलब है वैरानी यानी दुश्मन और कैवारी यानी सपोर्टर। तो किस तरह आपके सपोर्टर को आपके दुश्मनों ने अपने पास मोड़ लिया है। तो यह लेख दिनांक 28 फरवरी 1920 में विविध विचार के अंतर्गत लिखा गया है। तो बाबा साहब लिखते हैं कि एक ही विपरीत परिस्थिति या दुख में जो मनुष्य फंसते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। यह उदाहरण हर मनुष्य के जीवन में होता है, लेकिन एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिकों की मदद करने के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, खास तौर पर जब इन दो देशों के नागरिक समान दुख में फंसे हैं। तो बाबा साहब कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को इंसान दोनों भी एक ही परिस्थिति में है तो एक दूसरे की वो मदद करते हैं, और लेकिन एक देश दूसरे देश की मदद नहीं करता। लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं कि ये इसमें सही हो गया कि किसमें कि जो अभी आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसमें वो सही है। तो क्या सही है? तो बाबा साहब आके कहते हैं कि जब भाषा, वर्ण और जो संस्कृति है उसकी भिन्नता के कारण बहुत सारे जो दुनिया के देश है उनका आपस में एक अनेक गुटों में विभाजन होता है। तो इन जो भाषा, वर्ण या संस्कृति है उस वजह से इन देशों का आपस में एक मेल मिलाप नहीं होता है, और इसी के भिन्नता के कारण लोगों के विचारों का जो आदान प्रदान है या आपस में जो संपर्क है वो कम होता है। तो लेकिन अगर हम 19वीं शताब्दी में या सदी में देखेंगे तो अभी एक अलग फर्क नजर आ रहा है। तो बाबा साहब 19वीं शताब्दी सदी की बात कर रहे हैं। तो विभिन्न अभी फर्क क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज विभिन्न देशों में अभी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है यानी वस्तुओं का विनिमय हो रहा है, और उस वजह से विदेशी भाषा का ज्ञान हो रहा है लोगों में, और उन लोगों का विचारों का एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान भी हो रहा है। साथ ही अखबार है या जो अभी यातायात है, अलग अलग प्रकार की यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसके इन वजह से अभी सभी देशों में एक तरह का एक संगठन और एक कोऑपरेशन यानी सहचारिता एक दूसरे में बढ़ रही है। तो इसका सही या मूर्तिमंत उदाहरण बाबा साहब कह रहे हैं कि ब्रिटेन का जो मजदूर पक्ष है, लेबर पार्टी ने किस तरह हिंदुस्तान के लोगों के लिए स्वराज्य की हुई मदद। यानी बाबा साहब कहना चाहते हैं कि अलग अलग देशों के होने के बावजूद भी जो लेबर पार्टी ने हिंदुस्तान को स्वराज्य मिलने के लिए किस तरह मदद की। तो इसका भी ये आर्टिकल है। अभी जैसा हमने पिछले आर्टिकल में भी देखा था कि ब्रिटेन में दो राजनीतिक पक्ष है, उनका नाम है हुजूर पक्ष यानी कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा है मजदूर पक्ष यानी लेबर पार्टी। तो ये जो 1920 में वहाँ सरकार में, शासन में हुजूर पक्ष था यानी कंजर्वेटिव पार्टी थी, और उनका हिंदुस्तान को स्वराज्य देने में उनका विरोध था। लेकिन ये जो अपोजिशन में लेबर पार्टी थी या मजदूर पक्ष था, तो उन्होंने अपने देश के भाइयों के विरोध में जाकर और
आगे जाकर अगर हम हिंदुस्तान को स्वराज्य देते हैं तो उस वजह से ब्रिटिश राज को होने वाले खतरे की संभावना को ध्यान में रखते हुए भी किस तरह उन्होंने हिंदुस्तान को स्वराज्य मिलने के लिए उन्होंने मदद की। तो यह उनका कार्य, बाबा साहब कहते हैं कि यह उनका कार्य है, जो कार्य है लेबर पार्टी का, वो सही में उच्च और शुद्ध सफेद शील को तरह है। फिर भी बाबा साहब कहते हैं कि जो लेबर पार्टी का जो स्टैंड है, यानी उनकी जो भूमिका है, उसके बारे में हमें अचरज हो रहा है। तो अचरज किस बात का है? तो अचरज इस बात का है कि ये जो मजदूर पक्ष है, ये इसकी स्थापना किस लिए हुई है? तो जो पूंजीवाद है यानी कैपिटलिस्ट लोग हैं, तो उनकी वजह से जो पीड़ित मजदूर या पिछड़े या गरीब लोग हैं, तो उनका ये पक्ष है। तो अगर हिंदुस्तान में भी हम देखेंगे तो वरिष्ठ हिंदुओं से पीड़ित, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन में बहिष्कृत, सबसे निचले स्तर पर जीवन जी रहे हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये जो बहिष्कृत लोग हैं और मजदूर पक्ष के लोग हैं, तो उनकी दोनों की यातनाएं सेम है और उनकी समस्या भी एक समान होकर भी बजाय बहिष्कृतों को मदद करने, वह लेबर पार्टी वरिष्ठ हिंदुओं की स्वराज्य की मांग को किस तरह मदद कर रही है। तो बाबा साहब एक आश्चर्य जता रहे कि लेबर पार्टी और बहिष्कृत लोगों का जो समस्या है, उनके जो उद्दिष्ट है वो एक ही है। तो फिर लेबर पार्टी ने बहिष्कृतों को मदद करने के बजाय वो वरिष्ठ हिंदुओं को क्यों मदद कर रही है? तो बाबा साहब आगे कहते हैं कि अगर ये विलायत में मजदूर पक्ष से अगर इस तरह की गलती हुई है तो उसके लिए मजदूर पक्ष जिम्मेदार नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि हिंदुस्तान का बहिष्कृत वर्ग, ये बाबा साहब कहना चाहते हैं। अब ऐसा बाबा साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि बहिष्कृत वर्ग ने अपनी जो खराब हालत है और उन खराब हालत के जो कारण है, उनकी वार्ता मजदूर पक्ष के लोगों को बताने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया होगा। इसके विपरीत जो वरिष्ठ हिंदू थे, तो उनका जो प्रतिमंडल, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में चर्चा की थी, तो उन्होंने इंग्लैंड में जाकर हिंदुस्तान में क्या बताया था कि हिंदुस्तान में बहिष्कृत वर्ग आबाद है। अभी जिस तरह ब्रिटेन में आर्थिक विषमता है, उसी तरह हिंदुस्तान में भी आर्थिक विषमता है, और इसके लिए ब्रिटेन की या अंग्रेज सरकार की हिंदुस्तान में राजनीति जिम्मेदार है। और यह बताकर उन्होंने मजदूर पक्ष से सहानुभूति हासिल की। अभी इसके उपरांत भी मजदूर पक्ष ने इन प्रतिनिधिमंडल को हिंदुस्तान में पिछड़े गरीब वर्गों की मदद के लिए सूचना दी है, और इसलिए दिसंबर में कांग्रेस ने अपने जो वार्षिक अधिवेशन था उसमें उन्होंने मजदूर पक्ष की स्थापना करने का फैसला लिया था। मजदूर पक्ष की अभी ये सीधा है कि मजदूर पक्ष की आज्ञा से ही उन्होंने ये निर्णय लिया गया, वरना अपनी पूरे कार्यकाल में, अभी बाबा साहब ये कमेंट कर रहे हैं ये कांग्रेस के ऊपर या वरिष्ठ हिंदुओं पर, कि वरना अपनी पूरी कार्यकाल में कभी भी राजनीतिक अथवा सामाजिक अथवा आर्थिक विषमता पर चर्चा न करने वाली सभा ने इस साल ये कदम क्यों उठाया? तो बाबा साहब ये क्वेश्चन उठा रहे हैं और फिर आगे कह रहे हैं कि विलायत के मजदूर पक्ष के दबाव में आकर हिंदुस्तान की इस राष्ट्रीय सभा ने अच्छा जो काम किया है उसके लिए हिंदुस्तान के जो मजदूर लोग हैं या गरीब लोग हैं, उन्होंने ब्रिटेन के मजदूर पक्ष का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन साथ में बाबा साहब कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में जो सामाजिक विषमता है, तो वो आर्थिक विषमता से विभिन्न है और अधिक तीव्र है। तो बाबा साहब कमेंट क्या कर रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में जो सामाजिक विषमता है वो आर्थिक विषमता से कैसी है? विभिन्न है, और आर्थिक विषमता से वो सामाजिक विषमता अधिक तीव्र है। यह अगर हम विलायत के मजदूर लोगों को सही समय पर अवगत कराते तो यह स्वराज्य हमारे ऊपर शासन नहीं होता, और स्वराज्य में हमारे प्रतिनिधियों यानी बहिष्कृतों के प्रतिनिधियों चुनने के लिए हम उनको मना सकते थे। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने बताया था कि जो बहिष्कृत है उनकी जो ब्रिटेन में जैसे आर्थिक समस्या है वैसी बहिष्कृतों की आर्थिक समस्या है, लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं कि बहिष्कृतों की आर्थिक समस्या नहीं तो सामाजिक समस्या है, और सामाजिक समस्या ये आर्थिक समस्या से अधिक तीव्र है। लेकिन हम ये ब्रिटेन के लोगों के मजदूर पक्ष को बताने में हम कुछ कम हो गए, तो इसलिए बहिष्कृत लोगों की नादानी से उनका कैवारी अर्थात उनका जो दोस्त है वो उनके दुश्मनों ने उनसे छीन लिया है।
फिर लेख इस लेख के अंत में बाबा साहब चेतावनी देते बहिष्कृतों को कि इसके आगे हमें यह सावधानी रखनी होगी। तो दोस्तों ये जो लेख था छोटा था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था कि बाबा साहब जो विलायत में जो घटनाएं घटती है हिंदुस्तान के स्वराज्य के बारे में, हमने जो पिछले आर्टिकल में भी देखा था कि बाबा साहब कांग्रेस का न सिर्फ हिंदुस्तान में उनकी जो स्वराज्य की मूवमेंट है तो उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, अंग्रेज़ों का उस स्वराज्य के प्रति या बहिष्कृतों के उन्नति के प्रति जो रवैया है उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन साथ में ब्रिटेन में भी जाकर ब्रिटेन की जो जनता है वो जनता इस हिंदुस्तान की स्वराज्य के बारे में या बहिष्कृतों के बारे में क्या सोचती है, तो इसके बारे में भी बाबा साहब सोचते हैं और अपने सभी साथियों को उस परिस्थिति से अवगत कराते हैं। तो यह इसलिए लेख इम्पोर्टेंट है साथियों। तो अभी हम इस लेख की आज के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो यह जो लेख लिखा है बाबा साहब ने, ये ब्रिटेन के मजदूर पक्ष की हिंदू यानी लेबर पार्टी की हिंदुस्तान के प्रति या हिंदुस्तान के स्वराज्य के प्रति भूमिका के बारे में लिखा है। तो ब्रिटेन में उस समय और आज भी हुजूर पक्ष यानी कॉन्जर्वेटिव और मजदूर पक्ष, ये दो पक्ष राजनीतिक पक्ष है। आज भी देखेंगे तो यही दो पक्ष ब्रिटेन में कार्यरत है, कॉन्जर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। हुजूर पक्ष यानी कॉन्जर्वेटिव पार्टी हमेशा से परंपरावादी और उच्च वर्ग का रहा है, या और उसके विपरीत मजदूर पक्ष उदार मत वाला और संगठन और लोकशाही या सामाजिक लोकशाही को मानने वाला पक्ष है। ये जो मजदूर पक्ष है उसका जन्म 19वीं शताब्दी में मजदूर के संगठन के आंदोलन के रूप में हुआ था। तो जाहिर है कि जो हुजूर पक्ष कॉन्जर्वेटिव पार्टी था वह उच्च वर्ग का होने से हिंदुस्तान जैसी वसाहतों, जो हिंदुस्तान जैसी और भी देशों में जो वसाहत कॉलोनी है ब्रिटिशों की, तो उसका समर्थन कर रहा था। तो मजदूर पक्ष अपनी उदार मत वाली विचारधारा से दुनिया के सभी शोषित पीड़ितों को अपना समर्थन दे रहा था। इसी विचारधारा से हिंदुस्तान में अपने शासन के होने के बावजूद वह जो लेबर पार्टी है हिंदुस्तान के स्वराज्य का समर्थन कर रही थी, और अपने इस समर्थन के कारण हिंदुस्तान में जो अपनी ही देश की सरकार है या शासन है उसको खतरा भी हो सकता है, यह महसूस होने के बाद भी वह राष्ट्रीय सभा को मदद कर रहा था। यह उसकी उदारता का, लेबर पार्टी की उदारता का परिचय देता है। साथ ही मिलने वाले स्वराज्य में हिंदुस्तान की सभी शोषित जनता की उसमें साझेदारी रहे, इसलिए राष्ट्रीय सभा को उन्होंने हिंदुस्तान में मजदूर संघ निर्माण करने की सलाह दी थी। उन्हीं के अनुसार राष्ट्रीय सभा ने दिसंबर 1917 में मजदूर सभा की स्थापना की थी। राष्ट्रीय सभा ने अपने कांग्रेस के कोलकाता के अधिवेशन में मजदूर सभा की भी स्थापना की थी। लेकिन क्या मजदूर पक्ष की तरह कांग्रेस के ब्राह्मणी नेताओं के इरादे नेक थे? हिंदुस्तान छोड़कर बाकी सभी देशों का अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें सिर्फ दो ही लोग दिखते थे, दो ही वर्ग दिखते थे। एक अमीर उमराव लोगों का, जिसे हम शोषक कहते हैं, और जो दूसरा वर्ग है उसे किसान मजदूर कह सकते हैं, तो जिसको हम शोषितों का वर्ग कहते थे। और इन सभी देशों में अगर देखेंगे तो जो शोषित थे उनके पिछड़ेपन का आधार कौन सा था? आर्थिक था। तो पिछड़ेपन का आधार उनका आर्थिक था। लेकिन हिंदुस्तान एक अकेला देश था कि वहाँ पर परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। हिंदुस्तान में जो शोषित लोग थे तो उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का आधार धार्मिक था। सभी शोषित जो एक ही धर्म यानी हिंदू धर्म के होने के बावजूद वो हजारों जातियों में विभाजित थे। बाकी देशों में अगर हम देखेंगे तो आर्थिक पिछड़ेपन या गरीबी के कारण वो लोग एक हो सकते थे, यानी सभी की आर्थिक परिस्थिति खराब है तो वो उस वजह से लोग एक दूसरे के साथ मिल सकते थे। लेकिन हिंदुस्तान में लोग गरीब थे, लेकिन विभिन्न जातियों के होने से या उसकी विभिन्न जातियों की ऊंच नीचता की भावना से वो कभी एक नहीं हो पा रहे थे। गरीब थे लेकिन फिर भी जातियों की वजह से वो एक नहीं हो पा रहे थे। इसलिए ब्रिटिशों से स्वराज्य की अधिकारों की मांग करने वाले वरिष्ठ हिंदुओं ने अपने ही भाइयों को धार्मिक से समान मानकर उनको स्वराज्य के यानी स्वशासन के अधिकार देने की आवश्यकता थी। लेकिन वह वरिष्ठ हिंदू दोगली नीति अपनाकर, दोगली नीति यानी ब्रिटिशों से तो खुद के लिए स्वराज्य मांग रहे लेकिन वही स्वराज्य अपने ही भाइयों को अपने देश में देना नहीं चाहते थे।
तो इस दोगली नीति को अपनाकर इस देश में जाति व्यवस्था कायम रखकर वो ब्रिटिशों से स्वशासन चाहते थे। लेकिन हिंदुस्तान की इस धार्मिक अवनति के मजदूर, जो इंग्लैंड में जो मजदूर पक्ष था, उसको इसकी किस तरह कल्पना होगी। वास्तविक रूप से हिंदुस्तान के बहिष्कृत जो लोग थे हिंदुस्तान में, उनकी स्थिति जो इंग्लैंड के मजदूर पक्ष के लोग थे उनसे बदतर थी। लेकिन फिर भी वह अगर देखेंगे तो बहिष्कृत जो मजदूर पक्ष थे उनके सहानुभूति में वो सही में हकदार थे। यानी जो अस्पृश्य लोग थे या बहिष्कृत लोग थे तो उनकी सामाजिक स्थिति इंग्लैंड के मजदूर या गरीब लोगों से बदतर थी। इसलिए जो सहानुभूति किनको पहले मिलनी चाहिए थी, बहिष्कृतों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन राष्ट्रीय सभा के ब्राह्मणों ने उन्हें गुमराह किया। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि बहिष्कृतों के खराब हालत के जो वार्ताएं हैं वो अगर मजदूर पक्ष के पास नहीं पहुंच रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो बहिष्कृत वर्ग जिम्मेदार है। तो इसलिए हम अगर देखेंगे तो बाबा साहब का उस समय बहिष्कृत लोगों के लिए लड़ना हम ये नियति का चमत्कार कहते हैं। क्योंकि बाबा साहब के पहले भी विठल रामजी शिंदे थे या गोपाल बाबा वलंकर थे और वह बहिष्कृतों के लिए काम करते थे। लेकिन वो ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण दुनिया की लोगों की सहानुभूति बहिष्कृतों के तरफ नहीं खींच पा रहे थे। उन्हें हमेशा कांग्रेस के वरिष्ठ हिंदुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्हें हमेशा कांग्रेस के वरिष्ठ हिंदू के नेताओं पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर बाबा साहब भी ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते थे तो वह भी बहिष्कृतों के लिए कुछ अधिक नहीं कर पाते थे। लेकिन वह शाहू महाराज और बड़ौदा के सयाजी महाराज की बहिष्कृतों के ऊपर कृपा थी कि उन्होंने बाबा साहब को विदेशों में अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए भेजा। और बाबा साहब ने भी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके उनका विश्वास उचित ठहराया। अपनी उच्च शिक्षा के कारण वह बहिष्कृतों के हालातों को विश्व के सामने रख पाए। जिस तरह पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान के स्वराज्य के प्रति सभी विश्व के लोगों को जागरूक किया था या उनका ध्यान आकर्षित किया था, उसी तरह बाबा साहब ने भी बहिष्कृतों के हालातों की तरफ सिर्फ वरिष्ठ हिंदुओं का नहीं तो पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया था। तो अगर आज हम 2020 में इस लेख को किस संदर्भ में देखते हैं, आज के समय में इस आर्टिकल ये एक मार्केटिंग का सबक कहा जा सकता है। राष्ट्रीय सभा के लोगों ने जो मजदूर पक्ष के पास जो दरखास्त रखी थी उसे मार्केटिंग या पीआर भी कह सकते हैं। अगर बहिष्कृतों की स्थिति या उनकी मांगे मजदूर पक्ष के पास नहीं पहुंच रही थी तो जाहिर है कि बहिष्कृतों का पीआर या मार्केटिंग कमजोर था। तो आज अगर किसी समाज की स्थिति खराब है या उनके ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है तो उसे सुधारने के लिए उसे संघ शक्ति और आर्थिक ताकतों के साथ पीआर भी यानी मार्केटिंग भी अच्छा होने की उनकी आवश्यकता है। आज अगर उदाहरण लेंगे तो भारत का जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो था तो उनके अनुसार पिछले साल यानी 2018 में भारत में 821 दलितों की हत्या हुई, लेकिन न किसी को खबर न कोई आंदोलन। अभी हाल ही में अमेरिका में एक जो ब्लैक था उसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, तो उस मनुष्य को अमेरिकन पुलिस ने एक पुलिस के द्वारा उसकी निर्मम हत्या हुई। तो अमेरिका नहीं पूरे विश्व के लोग इस वंशवाद के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने इस वंशवाद को खुला समर्थन दिया था और पुलिस का इस हत्या में शामिल होना, इससे उस हत्या की तीव्रता और बढ़ गई थी। फिर भी अमेरिका के आम जनता, सेलिब्रिटी, समाचार पत्रों जैसी मीडिया और ख़ास तौर पर जो 30 वर्ष की जो महिला सिंगर थी उसका नाम था टेलर स्विफ्ट ने जिस निडरता से डोनाल्ड ट्रंप और वंशवाद के खिलाफ आंदोलन किया वह सही में काबिल तारीफ है। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को पुलिस और बाकी सरकारी कर्मचारियों के समर्थन से यह आंदोलन पूरे विश्व में पहुंचा था। यहाँ अमेरिका के लोगों की अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है वो दिख रही थी और साथ ही यह आंदोलन भी एक मार्केटिंग का उत्तम उदाहरण है। अगर अपने ऊपर अन्याय हो रहे हैं तो उसके खिलाफ या हमारे जो अधिकार है उस अधिकार को पाने के लिए पहले खुद को क्या करना पड़ता है, सचेत या सतत यानी कॉन्शियस रखना पड़ता है और फिर
खुद को निडर होकर आंदोलन करना होता है, तकलीफ सहन करनी पड़ती है, तभी बाकी देश या विश्व के लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। जाहिर है कि अपने आंदोलन या अधिकारों को शासन या वरिष्ठ जो लोग हैं उनके द्वारा कुचलने की हर संभव कोशिश होगी, लेकिन आपका पीआर या मार्केटिंग उसके लिए अच्छा होना चाहिए। तो अगर इस सिलसिले में हम भारत में जो दलितों की हत्याएं होती है उससे भी समझते हैं, तो शासन हिंदुस्तान में कोई भी हो, भारत में कोई भी हो, तो दलितों की हत्या की जो निरंतरता है वो हमेशा कायम रहती है। तो इसका क्या कारण है? तो बाबा साहब कहते हैं कि उसका कारण उन्होंने उसी टाइम में बताया कि दलितों का हजारों सालों से हजारों जातियों में विभाजित होना। इसलिए आज अगर हम किसी भी दलित की हत्या होती है तो वह दलित एससी या एसटी नहीं बल्कि भिन्न जातियों से देखा जाता है। यानी कोई भी दलित होता है तो वो दलित एससी एसटी नहीं होता है तो वो कौन से जाति का है उसके ऊपर चर्चा होती है। वरिष्ठ हिंदू जो रहता है तो उनका रवैया भी इस दलित की हत्या की तरफ इंसानियत का नहीं रहता है बल्कि जातिवाद से का रहता है। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हाल ही में जो एक आर्टिकल 15 नाम का एक हिंदी सिनेमा प्रदर्शित हुआ था, तो वो भारत के जातिवाद के ऊपर एक उत्तम टिप्पणी है। अभी हम वो पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर में क्या दिखाया है कि जो दो गरीब दलित लड़कियां हैं तो उनके ऊपर बलात्कार होता है और बलात्कार होकर उनकी हत्या की जाती है। अभी जो गरीब लड़कियों है तो उन्होंने सिर्फ उनका गुनाह क्या था, तो उन्होंने अपनी एक मजदूरी बढ़ाकर मांगी थी। तो मजदूरी बढ़ाकर मांगने से उन्हें और बाकी गरीब मजदूरों को सबक सिखाने के लिए यह कांड किया जाता है। अभी वास्तविकता से हम देखेंगे तो यह हत्याएं आर्थिक कारणों से हुई है, यानी सिर्फ मजदूरी बढ़ाने से हुई है, लेकिन वो लड़कियां दलित होने के कारण जातिवाद आर्थिक शोषण पर हावी हो जाता है। और इस हत्याओं के ऊपर जो बाकी जनता तो है ही, लेकिन दलितों की में भी क्या प्रतिक्रिया होती है, यह सबसे आज का चिंता का विषय है। तो अभी हम देखेंगे कि उस पिक्चर में जो हत्या की तहकीकात करने वाला जो एसपी है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो ब्राह्मण है और वह अपने सहयोगी पुलिस है। तो उनसे वो पूछता है कि यह लड़कियां दलित होने से आपकी जाति की है, यह ऐसा उस हवलदार को कहता है। तो यह कहने पर वो हवलदार कहता है नहीं, वो हमारी नहीं, वो हमारी जाति की नहीं, वो पासी है, हम तो चमार है। यानी हम देखेंगे कि ये पासी रहने दो, चमार रहने दो, जाटव, महार, मीना, ढोर, मातंग, कोई भी रहने, तो ये सब कौन है? अनुसूचित जातियां हैं। फिर भी किसी एक जाति के ऊपर अत्याचार होते हैं तो अगर हम एक नहीं होंगे, जैसे वो पिक्चर में दिखा, वो कहता है वो पासी है, हम चमार है। तो अगर किसी की हत्या पर, दलित की हत्या पर हम एक नहीं होते तो फिर बाकी जो वरिष्ठ हिंदू है उनसे हम किस तरह मदद की अपेक्षा कर सकते हैं? अभी दूसरी बात उसमें यह भी है कि अगर हम अपनी समस्याओं पर एक नहीं होंगे और उसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे तो बाकी जाति या धर्म से हम उसके हेल्प के लिए एक्सपेक्टेशन यानी वो नहीं रख सकते। तो अगर लोग और या बाकी जाति धर्म आपको मदद नहीं करेंगे तो फॉरेन या दूसरे राज्यों से भी आपको हेल्प कैसी मिल सकती है? तो इसलिए हमने देखा था कि जो पिछला एक आर्टिकल पढ़ा था कि ब्राह्मण मुसलमान हो गए, तो उसमें बाबा साहब एंड करते हो, उसका हमने एंड छोड़ा था उस टाइम में। तो बाबा साहब एंड में क्या कहते हैं कि अगर बहिष्कृतों को ब्राह्मण का दर्जा हासिल करना है तो उनमें संघ शक्ति का होना आवश्यक है। यानी बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपको आपके अन्यायों के खिलाफ आवाज उठानी है तो आप में संघ शक्ति का होना आवश्यक है। तो आज अगर हम देखेंगे कि संविधान, देश के 70 सालों के बाद संविधान के माध्यम से हम जो बहिष्कृत है वो ब्राह्मण जैसे हो गए या ब्राह्मण से भी ऊपर दर्जा हासिल किया है, लेकिन बाकी दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में हम नाकामयाब हो रहे हैं। और यही ये क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के आंकड़े बता रहे हैं। तो इसलिए अंत में भाई हम आर्टिकल जो 15 है उसके अंत की जो पिक्चर का एंड था उसकी चर्चा करके हम ये चर्चा खत्म करेंगे। तो उस पिक्चर के जो अंत में वो एसपी है अपने बाकी सहयोगी सभी जातियों के उसके जो सहयोगी पुलिस है उनके साथ वो तीसरी लड़की को ढूंढने निकलता है। अब ये तीसरी लड़की वो गायब रहती है, 2 लड़कियों की तो हत्या होती है, तो ये तीसरी लड़की से कुछ सुराग मिल सकता है, इसलिए वो तीसरी लड़की को ढूंढ रहे थे। तो वो तीसरी लड़की को ढूंढने के लिए ये एसपी
अपने सहयोगी साथ में कीचड़ में उतरता है। कहाँ पे उतरता है? कीचड़ में उतरता है। और उसमें वो कहता है कि अब सबूत की खोज में ब्राह्मण को भी कीचड़ में उतरना होगा। यानी वो एसपी कहता है कि अगर मुझे तीसरी लड़की ढूंढनी है तो वो सबूत है, तो उसके लिए मुझे कीचड़ में भी, सभी को कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो ये पिक्चर का जो एंड है वो काफी सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। तो अभी ये दृष्टिकोण क्या मिलता है हमें कि ये जो जातिवाद है, यानी ये जो लड़कियां उनकी जो हत्याएं हुई, तो ये जातिवाद के कारण से हुई। तो अगर ये जातिवाद या धार्मिक अंधश्रद्धाओं का जो कीचड़ है वो भारत में अगर अस्तित्व में है, तो उसे खत्म करने के लिए सभी जातियों को आगे आना होगा और सबसे बड़ी पहल वरिष्ठ हिंदुओं को करनी होगी। तो ये जो पिक्चर वो जो एंड अच्छा बताता है कि जो जातिवाद है, सिर्फ आजकल लोग क्या करते हैं कि जातिवाद मिटाने के लिए उनको सिर्फ रिजर्वेशन के ऊपर उनका कहना रहता है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन का जो रूट कॉज है, रूट कॉज क्या है कि जातिवाद है, उसको खत्म करने की बात नहीं करते। तो अगर आपको देश में रिजर्वेशन खत्म करना है तो उसकी पहल किसको करनी पड़ेगी? वरिष्ठ हिंदुओं को करनी पड़ेगी। और वरिष्ठ हिंदू अगर जातिवाद के खिलाफ अगर आंदोलन करेंगे तो जातिवाद भी खत्म होगा और रिजर्वेशन भी खत्म होगा। तो इस लेख से हम यही सबक लेते हैं साथियों। तो अभी आपने ये लेख सुना तो इसकी आप जरा प्रतिक्रिया है, अच्छी या बुरी, आप जरूर बताइए और साथ में इस वीडियो को शेयर करिए।